एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आर्टिकल 19 के कंटेक्स्ट में हम लोगों ने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के बारे में डिस्कस कर लिया। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के बारे में। तो चलिए इसको देखते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली। आर्टिकल 19 के कंटेक्स्ट में जितने 6 प्रकार की फ्रीडम है उसमें से एक तरह का फ्रीडम हमने कवर कर लिया है। अब दूसरे की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली। हर एक सिटीजन जो है उसके पास राइट होना चाहिए कि वो, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है इस आर्टिकल के अंतर्गत, कि वो एक जगह पीसफुली असेंबल हो सकें, नंबर ऑफ सिटीजन्स, बस उनके पास कोई भी हथियार वगैरह, कोई भी आर्म्स नहीं होने चाहिए। ये राइट इंक्लूड करता है एक ऐसा राइट कि पर्सन जो है वो पब्लिक मीटिंग्स को होल्ड कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह को कैरी कर सकते हैं, और वो प्रोसेशन वगैरह, मतलब काइंड ऑफ एक भीड़, एक रैली टाइप लेकर जा सकते हैं। इस फ्रीडम को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लैंड पे ही एक्सरसाइज करा जा सकता है, यानी कि सरकारी जमीन पर आप किसी घर के अंदर घुसकर ये वाला काम नहीं कर सकते। ठीक है। और ये जो असेंबली होनी चाहिए, ये जो फॉर एग्जांपल कोई प्रदर्शन है या कोई डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह प्रोसेशन है, तो ये पीसफुल होना चाहिए और किसी भी प्रकार के हथियार या फिर वॉलेंट वेपन्स का यूज नहीं होना चाहिए उसमें। इस प्रोविजन का मतलब ये नहीं है, साफ साफ जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इट डज नॉट प्रोटेक्ट वॉलेंट, डिसऑर्डरली, या अगर कोई ऐसी असेंबली कोई पर्सन करता है जिसमें दंगे वगैरह होने की संभावना, राइट्स वगैरह हो जाए, या फिर पब्लिक पीस ब्रीच हो जाए, या फिर हथियार वगैरह अगर आपके हाथ में देखे गए हो तो ठीक है। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक के अंदर आप नॉर्मल पब्लिक लाइफ को डिस्ट्रॉट करते हो, हार्म करते हो, ये वाला राइट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है। सिर्फ आप पीसफुल तरीके से डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह, प्रोसेशंस या मार्च वगैरह कोई कैरी आउट कर सकते हो। जो स्टेट है, जो नेशन स्टेट है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है इस राइट टू असेंबली के ऊपर दो ग्राउंड्स के बेसिस पर। ये दो ग्राउंड्स आपको पता होना चाहिए। एक तो वही वाला सेम प्रीवियस फ्रीडम की तरह, देश की अगर सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी अगर हार्म हो तो, ठीक है, या पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न, कि ऐसा नहीं आप चक्का जाम करवा दो, मतलब पूरा का पूरा आपने रोड ब्लॉक करवा दी, कोई गाड़ियां ही नहीं निकल पा रही हैं, कोई एम्बुलेंस वगैरह ही नहीं निकल पा रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो आपके खिलाफ फिर कार्रवाई हो सकती है धारा 144 के अंतर्गत। ठीक है, कि आपने उसका उल्लंघन करा। ऐसे ही एक चीज मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा कि धारा 144 बहुत सारी जगह लग जाती है कि जब ये ऐलान कर दिया जाता है कलेक्टर के द्वारा या एसपी के द्वारा कि एक जगह पर 3 से 4 लोग एक साथ जगह खड़े नहीं हो सकते। सुना होगा आपने। धारा 144 ना सीआरपीसी की होती है, ये वाली बात रखना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। ठीक है। अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी 1973, एक मजिस्ट्रेट जो होता है एक एरिया में, वो रिस्ट्रेन कर सकता है, लोगों को रोक सकता है कि लोग एक जगह पर असेंबल ना हो सके, मीटिंग ना कर सके, प्रोसेशन ना कर सके, अगर वहां पर ऑलरेडी एक रिस्क है कि इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या कोई जो अनॉयंस होगा या फिर भीड़ अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है ह्यूमन लाइफ पर, ह्यूमन हेल्थ पर, सेफ्टी या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वगैरह, या फिर दंगे वगैरह होने की संभावना है। तो ये चीज रोकी जा सकती है एक मजिस्ट्रेलियर ऑर्डर पर। ठीक है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर। अंडर सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी इंडियन पेनल कोड, किसी भी पर्सन की अगर असेंबली होती है मिनिमम 5% या उससे ज्यादा पर्सन, वो चीज अनलॉफुल मानी जाएगी अगर पर्सन रिस्ट्रिक्ट करता है या फिर वो जो ग्रुप है वो रेजिस्ट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, के हम तो नहीं मानेंगे इसे। जहां पर धारा 144 से लगी भी गई है, हम तो नहीं मानने वाले से। या कहीं पर भी अगर किसी का ऑर्डर है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है कि यहाँ पर आपको आज के समय में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना है या अपने अपने घरों में रहें, तो आप ये बोले कि नहीं, मैं तो निकल के ही रहूँगा। ठीक है। या फिर आप किसी और की प्रॉपर्टी को फोर्सिबली ऑक्यूपाई कर लेते हो, या कोई भी आप ऐसी हरकत करते हो, नोटोरियस हरकत करते हो या क्रिमिनल ट्रेसपास करते हो जिसकी वजह से किसी की जान माल को हानि हो, प्रॉपर्टी को या लाइफ को किसी की हानि हो, या किसी के एक मटेरियल को हार्म पहुंचे, या आप किसी पर्सन को फोर्स करते हो टू डू सम इलीगल एक्ट, कि ड्रग्स वगैरह आपने किसी को दे दी और आप उसे फोर्स कर रहे हो कि यहाँ पर ये देकर आओ, या कुछ भी चीज़ ऐसी, या फिर आप गवर्नमेंट को और उनके ऑफिशियल्स को या एग्जिस्टिंग लॉफुल पावर्स को उनकी थ्रेटन करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक आईपीसी के तहत होता है आर्टिकल 141, ये आईपीसी का होता है, इसको याद रखना। और ऐसी
सीआरपीसी का होता है धारा 144। ओके दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की। हर एक जो सिटीजन है उनके पास एक राइट होना चाहिए कि वो एसोसिएशंस को, यूनियंस को या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकें। ठीक है, अब ये चीज़ 10B में यहाँ पर लिखी हुई है, तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं पीछे चलकर कि यहाँ पर ये है क्या, 10B के अंदर कौन सा पॉइंट दे रखा है इन्होंने। 10B मतलब ये यही वाला राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको देखा था। इसको एक कोऑपरेटिव राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था साल 2011 में इसके तहत। ठीक है, वापस चलते हैं और बात करते हैं इसके आगे। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप कोई भी यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह फॉर्म कर सकते हो, ये आपका मौलिक अधिकार है। यहाँ पर आपके पास जो राइट है, अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ें तो ये आपके पास राइट है टू फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन या कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन आप फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आपके पास सिर्फ यही राइट नहीं है कि आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सको, बट आप उस एसोसिएशन के साथ लाइफ टाइम या जितने भी टाइम आप कंटिन्यू करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। फर्दर यहां पर एक नेगेटिव फॉर्म भी है इस राइट का, जिसको नेगेटिव बस एक नाम के लिए बोला जा रहा है, किसी भी फॉर्म से नेगेटिव नहीं है। इट कवर्स द नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एन एसोसिएशन ऑफ यूनियन। फॉर एग्जाम्पल, जबरदस्ती अगर आपको कोई एक ग्रुप में या पॉलिटिकल पार्टी में दबाव बना रहा है कि आप मतलब शामिल हो, इसको ज्वाइन कर लो, तो आप बोल सकते हो नहीं मुझे शामिल होना है इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, इस यूनियन के अंदर, मैं नहीं बनना चाहता अब इसका पार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। आपने दे लिया 1 साल, 1 दिन, 10 महीना, 10 घंटे भी अगर आपने दे लिया, आपका नहीं मन कर रहा तो आप ठीक है, आप छोड़कर आ सकते हो किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई बांध कर रख लेगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं स्टेट के द्वारा इस राइट के ऊपर भी, अगेन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। इन रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखते हुए जो सिटीजन्स हैं, दे हैव कंप्लीट लिबर्टी कि वो अपना एसोसिएशंस को फॉर्म कर सकें, यूनियंस को फॉर्म कर सकें, लेकिन ऐसे पर्पस को अचीव करने के लिए जो कि लॉफुल हो, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो कि कानून के दायरे के अंदर आते हो। ठीक है, लेकिन राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। आप फॉर्म तो कर सकते हो, लेकिन आपको कि इसको रिकॉग्नाइज करा जाए ऑफिशियल तरीके से, लीगल तरीके से, इसका एक स्टेटस सिंबल हो, आप सरकार से दरखास्त करने लगो कि इसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जाकर प्रमोट करो। समझ रहे हो वाली बात कि सरकार मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मोदी जी यूएन गए, अब आपने बोला कि यहाँ पर मेरे वाले इस एसोसिएशन का प्रचार कर कर आना, या फिर आप किसी भी एक सरकारी अफसर से आप ये वाली दरखास्त कर रहे हो कि मुझे रिकॉग्निशन दो इसके लिए, वो चीज़ आपका राइट नहीं है। और बल्कि अगर ये देखा जाता है कि आपने कोई एनजीओ वगैरह या इस टाइप का कोई एसोसिएशन खोल रखा है और बाहर से अगर आपको फंडिंग आती है, अगर वो स्ट्यूबुलेटेड पर्पस के लिए नहीं जा रही ना, आपको पता ना एनजीओ का बड़ा सारा लाइसेंस कैंसिल हो जाता है अंडर FCR एक्ट, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। बहुत सारे एनजीओ का लाइसेंस रद्द हो चुका है इंडिया में पिछले 5 साल में, ये चीज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ट्रेड यूनियंस जो है इनके दे हैव नो गारंटी, दे हैव नो गारंटीड राइट कि ये इफेक्टिव बार्गेनिंग कर सकें या स्ट्राइक कर सकें या एक प्रकार से ये एक कंप्लीट तरीके से लॉकआउट डिक्लेयर कर सकें, चक्का जाम करके। अगेन वही आप मतलब व्यवस्था को हार्म नहीं कर सकते, नॉर्मल पब्लिक लाइफ को। राइट टू स्ट्राइक जो है उसको कंट्रोल करा जा सकता है एक एप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ के द्वारा। अब आप कहोगे इंडस्ट्रियल लॉ क्या होता है? हर एक कंपनी, बड़ी बड़ी जो कंपनी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है या अदानी पावर्स हैं, इनमें आपको पता है कि ट्रेड यूनियंस पक्का होते होंगे, पक्का होते होंगे, बहुत बड़ी कंपनीज हैं ये। और एकदम से अंबानी या अदानी एकदम से किसी को निकाले ना जॉब से, नौकरी से, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनियन लीडर होता है ट्रेड यूनियंस का। लेकिन वो कल को कुछ ऐसी हरकत नहीं कर सकते कि वो नाराज है मुकेश अंबानी या फिर अदानी से, जहां पर भी वो काम कर रहे हैं, जहां पे भी उनका वो ट्रेड यूनियन है, और उन्होंने पूरे राज्य में चक्का जाम करवा दिया, या फिर वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करने लग गए, ये रेलवेज को हार्म करने लग गए। ये सब उनके द्वारा नहीं करा जा सकता।
और अगर वो स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक हर एक फॉर्म में इलीगल ही है, आपको पता है ना, अभी तक तो ये चीज़ पता लगी ना। डेमोन्स्ट्रेशन, धरना प्रदर्शन, ये सब ठीक है, लेकिन स्ट्राइक करना ये बेकार चीज़ है, इलीगल है ये। तो इन इंडस्ट्रियल जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इनको झुकना पड़ेगा हमेशा इनके आगे कि कोई भी बात मान ली जाए कि आपको अगर इस डील से 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो हम सब वर्कर्स में 1-1 करोड़ बांटो, नहीं। हर एक इंडस्ट्रीज के एक इंडस्ट्रियल लॉ होते हैं जिसके तहत ना उन यूनियन लीडर्स को और उन यूनियन को भी बात माननी पड़ती है। हर एक यूनियन लीडर देखो, या यूनियन जो होती है ना कंपनी की, ये सोचती है कि ये कंपनी हमारे भरोसे टिकी हुई है, हम नहीं होंगे तो ये क्या कर लेंगे, हम स्ट्राइक कर देंगे, सामान की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी, तो ये मालिक रोड पे आ जाएगा। लेकिन मालिक किसी भी कंपनी का इतना बेवकूफ़ होता है कि ट्रेड यूनियन के आगे झुकता रहेगा, बताना ज़रा। हर एक कंपनी के भी अपने इंडस्ट्रियल लॉज होते हैं, ठीक है। इसमें कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए बड़ी सारी बॉडी होती है, कॉसी जुडिशियल और रेगुलेटरी बॉडीज बड़ी सारी, उसमें जाके कंप्लीट हो सकती है। और वहां से भी मैटर रिजॉल्व ना हो रहा हो तो फिर पर्सन चला जाए आराम से कोर्ट वगैरह। क्या ये वाली बात समझ में आ गई आपको? और वो बॉडीज कौन सी होती हैं इसके बारे में बात करेंगे जब जीएस पेपर 2 में हम लोग टाइप्स ऑफ बॉडीज देखेंगे। एग्जीक्यूटिव बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एपलेट बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडीज, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडीज। जब हम टाइप्स ऑफ बॉडीज के बारे में बात करेंगे तब हम बात करेंगे उनके बारे में। बताओ, जैसे इनके लिए, कंपनीज के लिए आपने वो सुना होगा कि ये फेयर तरीके से कंपनीज रेगुलेट करें, वो करें। आपने एक बॉडी का पक्का नाम सुना होगा, जैसे CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सुना होगा पक्का इसका नाम कहीं ना कहीं। ऐसी बॉडीज होती हैं, ओके। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये जो फ्रीडम है ये एंटाइटल करता है हर एक सिटीजन को कि वो फ्रीली देश की किसी भी टेरिटरी के अंदर मूव कर पाए। वो पर्सन, ही और शी, दोनों चीज़ें लिख कर आया करो। और मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी इसके लिखने की, आप ऐसे करके पेपर के अंदर लिखा करो, ही शी दोनों अगर लिखना है, ठीक है। शी और ही कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह विद इन अ स्टेट ऑल्सो। ये राइट इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंडिया जो है वो एक ही यूनिट है, अलग अलग राज्य, अलग अलग गली मोहल्ले जरूर बने हुए हैं, लेकिन उस पर सबके अधिकार है। आपके पास पैसा हो, आपके पास व्यवस्था हो, किसी के भी अगर घर अवेलेबल हो तो वहां पर किराए पे रह लो, उसका घर के बगल वाली प्रॉपर्टी खरीद लो, उसकी पूरी गली में जितने घर हैं वो खरीद लो। कोई इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है कि आप जहां पैदा हुए थे उसी राज्य में, उसी गली मोहल्ले में आपको घर पे रहना पड़ेगा, वहीं घर खरीदना पड़ेगा। 10, ये वाला राइट ना इसलिए डाला गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा, ऐसा राइटर का बोलना है, नेशनल फीलिंग को प्रमोट करने के लिए, ना कि पैरोकियलिज्म को प्रमोट करने के लिए। पैरोकियलिज्म मतलब ये होता है कि एक नैरो माइंडसेट के साथ ना एक आपकी नैरो आइडेंटिटी बनना। जैसे आप ये बोलो कि मैं MP से हैं, UP से हैं, बंगाल से हैं, जम्मू एंड कश्मीर से हैं, इस जगह से बिलोंग करते हैं, ये नैरो आइडेंटिटी हो गई आपकी। आपकी ब्रॉडर आइडेंटिटी हो गई हम इंडियन है कुल मिलाकर। क्या फर्क पड़ता है कि कहीं पर भी रह रहे हैं, हमारी नौकरी भी तो यही है। हम किसी भी राज्य से बॉर्न करते हो, वो करते हो, हमें पता है कि कल को रैंक मिलने के बाद प्रिया कहाँ पोस्टिंग हो जाएगी या कौन सा राज्य मिल जाएगा। ये तो ये भी बात है ना, हर कोई अपने होम स्टेट का होम कार्डर चाहता है, ज़रूरी थोड़ी ना सबको मिल जाए। बताओ, 2% लोगों को भी नहीं मिलता चॉइस का, टॉप रैंकर्स को छोड़ के मतलब बोल रहा हूँ मैं। बताओ शाइनी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप सिर्फ इस रीज़न की वजह से तो रिजाइन कर नहीं दोगे। रैंक 1 तो टीना डाबी की भी थी, हरियाणा चाहिए था लेकिन नहीं मिला, राजस्थान मिल गया। तो आप अगर आपको कल को असम मिल गया, नागालैंड मिल गया, तो आप रिजाइन कर दोगे क्या IAS से? और दूसरी बार दे नहीं सकते फिर UPSC IAS से रिजाइन, या IF इंडियन फॉरेन सर्विस से रिजाइन करने के बाद फिर सारे अटेम्प्ट कैंसिल हो जाते हैं। बाकी और किसी में अगर हो, अगर IPS वगैरह या IRS बन गए तो दे सकते हो, IAS या IFS बन गए हो तो फिर UPSC की सारे अटेम्प्ट कैंसिल। फिर आप सोचो रिजाइन करके दोबारा एग्जाम देते, फिर एलिजिबल नहीं होते आप UPSC में कभी भी बैठने के लिए। द ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम आर 2, नेमली, एक तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 2 लगाए जा सकते हैं। एक तो उन जगह में आप नहीं जा सकते जो सेंसिटिव है, और जो जहाँ पर ट्राइब्स हैं बहुत सारे, उनके राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा तो सरकारों को अगर ऐसा लगता है तो वहाँ पर पाबंदी लगाई जा सकती है। जैसे
आउटसाइडर्स की एंट्री जो ट्राइबल एरियाज में वो रिस्ट्रिक्ट करी जाती है, इसलिए ताकि ट्राइबल्स के जो डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स, मैनर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करा जा सके और उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को सेव गार्ड करा जा सके। वोकेशन मतलब ऑक्यूपेशन, और उनकी प्रॉपर्टीज को एनक्रोचमेंट और एक्सप्लोटेशन से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स ये रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मॉरल्स। ये हर जगह, मतलब ऐसा नहीं कि जहां पर भी जाके पता चला कि इनकी जो मूवमेंट है जो इस धंधे में है, तो वो हर जगह जाकर फॉर एग्जांपल के लोगों के गलियों में जाकर बस का कोई ऐसी हरकतें हो रही हैं, वो हो रही हैं, तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हो कि ये इनडिसेंट एक्टिविटीज हो रही हैं इन लोगों की वजह से। जैसे बड़े बार, मतलब टू बी जर्नल इन माय ओपिनियन, यहाँ पर अगर मैं एक बात रखूँ, बड़े बार आपने ये देखा होगा ट्रांसजेंडर्स जब भी कोई शादी या किसी भी ओकेशन पे पैसे मांगने आते हैं, जब कोई बच्चा होता है, अगर कोई पैसे अगर ना दे तो कुछ कुछ हरकतें ये लोग करने लग जाते हैं। कोई कोई जो मांगने आते हैं, जैसे न्यूड हो जाना या कुछ कर लेना, तो लोग पुलिस को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, बताओ। अब वो ये तो नहीं बोल सकते ना कि हम यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी। ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैलिडेट करा था रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट ऑफ पर्सन जो कि एड्स से अफेक्ट हो। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, लेकिन एड्स से अफेक्टेड पर्सन को वो करा था। क्यों? मुझे एक बात बताओ, एक मैच्योर टर्म्स में, एड्स क्या खाना शेयर करने से या फिर पानी पीने से फैलता है क्या, या हाथ लगाने से, कैसे भी? नहीं ना। ये एक जनरल अवेयरनेस है कि नहीं है? पर्सन अगर किसी को किस कर रहा है तो फैल सकता है क्या एड्स? झूठा पानी किसी के पीने से एड्स हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि नहीं रहता, बताओ? रहता ना। ये चीज़ है। इसके लिए ऐड भी आते थे बड़े सारे, आपको पता होगा, अवेयरनेस के लिए। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की ना दो डायमेंशंस होती हैं। एक, आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अलाउ होना और उसकी रिस्ट्रिक्शन होना इंटरनली विद इन द देश, और एक एक्सटर्नली, राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू कम बैक ऑफ द कंट्री। अगर आपको देश निकाला दे दिया गया है तो आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हो तो आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि मैं बाहर जाना चाहता हूं, नहीं मिलेगा आपको राइट, और जबरदस्ती आप जा नहीं सकते, और ना आप क्लेम कर सकते हो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत मुझे वाला राइट दे रखा है। हमारा जो आर्टिकल 19 है ना, वो सिर्फ पहली वाली डायमेंशन के लिए बना हुआ है। ये वाली बात याद रखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री सिर्फ इस डायमेंशन के लिए बना हुआ है आर्टिकल 19, इसको प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ फर्स्ट डायमेंशन को। जो सेकंड डायमेंशन है ना, वो आर्टिकल कि मतलब राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, फॉरेन लोकेशन किसी पे जाना और वहां से बाहर आना वापस देश, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके। उसके बाद बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस की। हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो देश के किसी भी टेरिटरी में रिसाइड कर सके, सेटल हो सके। इस राइट के भी दो पार्ट्स हैं। राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, विच मीन्स आप कहीं पर भी स्टे कर सकते हो, किसी भी जगह पर टेम्प्रेरी तरीके से आप पढ़ने गए हो, कहीं पर आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह है, किराए का मकान लेकर या पीजी में या हॉस्टल में आप कहीं पर रह रहे हो, या फिर आप कहीं पर चाहो तो सेटल भी हो सकते हो, घर वगैरह खुद का बनवा कर आप वहाँ पर घर सेटअप करो, डोमिसाइल आप कहीं पर भी सेटअप कर लो एट एनी प्लेस, परमानेंट तरीके से। यानी कि दोनों चीज़ें कवर्ड है, दो वर्ड्स हैं बस, ज़्यादा मुश्किल वाली बात है ही नहीं इसमें। टेम्प्रेरी और परमानेंटली, दोनों तरीके थे, जैसे आपको ठीक लगे। पहले इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी जब आर्टिकल 370 था जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, अब नहीं है। ये राइट इसलिए लाया गया था टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स विद इन द कंट्री और बिटवीन एनी ऑफ इट्स पार्ट। ये नेशनलिज्म को प्रमोट करता है, नैरो माइंडेडनेस को, या फिर पेरोकियलिज्म जिसको हम लोग ऊपर बोल रहे थे, ये सेम चीज़ है। मैंने बताया ना, ये पेरोकियलिज्म, नैरो आइडेंटिटी, इसको अवॉइड करता है, ब्रॉडर आइडेंटिटी हमें देता है। स्टेट इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है इस राइट के ऊपर, दो ग्राउंड्स के ऊपर, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्केड्यूल ट्राइब। अब वहां पर जाकर नहीं बना सकते, किसी जगह पर स्केड्यूल ट्राइब है जिनकी पॉपुलेशन कम रह गई है,
आप उन ट्राइबल एरियाज में जाकर ये नहीं कह सकते मेरे पास तो पैसा है, ये पूरा जंगल मैं खरीदता हूँ। बेचेगा ही नहीं कोई आपको, सरकार बेचेगी नहीं, जितना मर्जी पैसा आपके पास। अगर ऐसा होता है ये अंबानी अदानी, तो एक बार बताना, पर ये सारा देश नहीं बेच देते खरीद खरीद के, बताना। सारे फॉरेस्ट सबके ऊपर कब्जा नहीं हो गया होता इनका, लैंड बना बना कर, फॉरेस्ट को कटवा कटवा कर, इन्हीं की इंडस्ट्री नहीं चल रही होती, बताना। ये चीज़ होती है। जो आउटसाइडर्स का राइट है ना कि वो किसी भी ट्राइबल एरिया में रुक सकें और वहाँ पर सेटल हो सकें, इसको रिस्ट्रिक्ट करा जाता है। ट्राइबल एरियाज के, अगर हमने जो ऊपर पढ़ा था, उनके कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स और मैनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन और प्रॉपर्टीज़ को अगेंस्ट एनक्रोचमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। देश के बड़े सारे पार्ट्स में ट्राइबल्स को ये परमिशन दे दी गई है, ट्राइबल्स हैव बीन परमिटेड, कि वो अपने प्रॉपर्टी राइट्स को रेगुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग विद देयर कस्टमरी रूल्स एंड लॉज, और इस चीज़ का आश्वासन देने के लिए कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सरकार ने आउटसाइडर्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि वो इनके एरियाज में नहीं जा सकते वहां पर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने को या सेटल होने को। और कहीं कहीं जगह पर तो ऐसे कुछ कुछ है कि मतलब टेम्पररी भी अलाउड नहीं है, जैसे अंडमान के बड़े सारे आइलैंड्स और निकोबार के बड़े सारे आइलैंड्स में जाना ना, सरकार प्रतिबंध लगा देती है टेम्पररी तरीके से भी। सरकार बल्कि ये बोलती है कि आपको हार्म है, इससे आपकी लाइफ को हार्म है, वो अटैक कर सकते हैं आपके ऊपर। होता है कि नहीं होता, ऐसा बताओ जरा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि और अगर आप वहां पर मिलते हो ना, तो फिर आपको जेल भी हो सकती है कि आपने उल्लंघन करा सरकारी नियमों का या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स का उस एरिया में, है ना, या गवर्नर के ऑर्डर्स का। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि सर्टेन एरियाज जो हैं उनको बैन करा जा सकता है फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ पर्संस लाइक प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो बार बार ऑफेंड करते रहते हैं। तो उनको फॉर एग्जांपल उस जगह से, मतलब जैसे होता है ना गांव, ये देश गांव निकाला टाइप ऑफ दे देना, बर्खास्त कर देना उस एरिया से, वो नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात ये भी है, बोथ प्रोस्टिट्यूट्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो बार बार क्राइम करते रहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है कि राइट टू रेसिडेंस एंड राइट टू मूवमेंट, ये ना एक ओवरलैपिंग राइट है, यानी कि ये दोनों जो हमने ऊपर बात करी। जस्ट अ मिनट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एक ये वाला, और इसी के साथ एक ये वाला, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्योंकि पर्सन कहीं रिसाइड करनी है, टेम्पररी या परमानेंटली रहने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इसका मतलब मूव भी कर रहा है कि नहीं है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद आर्टिकल 19 की डेफिनेशन में जो लास्ट हमारे पास फ्रीडम बचता है वो है 6 फ्रीडम, 19 क्लॉज 6, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एक्सेट्रा। हर एक सिटीजन को राइट दिया गया है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी प्रोफेशन या कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये राइट बहुत वाइड है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको जो लाइवलीहुड के लिए फील होती है आप वो कर सकते हो। अब यहीं पर एक डिबेट छिड़ जाती है, आई थिंक यहाँ पर दे नहीं रखा गया होगा, यहाँ पर दे नहीं रखा है, मैं आपको बताता हूँ। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में अगर मैं आपसे पूछूं फ्रीडम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन आता है क्या, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में प्रोफेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन आता है क्या, आता है ना। इसलिए आपने देखा ना कि मुंबई या कहीं कहीं भी जब क्लब और डांस बार्स बंद होते हैं तो हाई कोर्ट में डायरेक्टली पिटीशन पहुंचती है कि वो महिलाएं बोलती है कि हमारा तो घर ही से चल रहा है, और कोविड में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं लोगों ने। अब वो ये कहते हैं कि हमारा जब गुजारा रोटी ही इससे चलती है तो हम क्या करें। स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट ऑल्सो इन जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। फर्दर स्टेट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब कि कौन कौन से प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नेसेसरी हैं एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को कैरी आउट करने के लिए, या किसी भी बिजनेस, ट्रेड और ऑक्यूपेशन को चलाने के लिए। और फर्दर द स्टेट इज एम्पावर्ड टू कैरी ऑन बाय इटसेल्फ, स्टेट भी खुद भी, सरकार खुद भी कोई ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, सर्विस कैरी कर सकती है, या तो कंप्लीट या पार्शियल तरीके से, जिसमें सिटीजन जो हैं उनको जॉब भी मिल जाए। सरकारी दफ्तर नहीं होते पीएसयूज और पीएससी, सुना होगा ना आपने, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यही चीज। तो 10 नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड जब स्टेट जो है वो अपना खुद का व्यापार कैरी करे। सिर्फ प्राइवेट लोगों के लिए तो नहीं हो सकता ना, ज्यादातर व्यापार और सरकार से डीलिंग करना वो तो सरकार ही कर सकती है, बताओ, है ना।
प्राइवेट बंदा बंदा तो नहीं कर सकता, एक और इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना ही कंप्लीट तरीके से कैपिटलिस्ट मॉडल है, ना ही सोशलिस्ट मॉडल है, ठीक है। तो स्टेट कैन कैरी ऑन ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस, या तो कोई कोई बिजनेस, इंडस्ट्री, ट्रेड वगैरह ऐसी हो जिसपे सरकार का ही पूरा मालिकाना हक हो, मोनोपोली हो, कंप्लीट राइट हो, जहां पर कोई भी जो सिटीजन हो किसी भी तरीके से एक्सक्लूडेड हो उसमें, या फिर कभी कभार सिटीजन्स के साथ कंपटीशन करके भी कि कुछ कंपनी जो है वो सेम एक बिजनेस है जिसको एक सरकारी कंपनी भी चलाती है और एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी चलाते हैं, ठीक है। स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली, स्टेट लेकिन ये कभी नहीं बोल सकती कि हमारी सिर्फ इस पे मालिकाना हक है या कुछ भी है। हर एक बिजनेस, हर एक ट्रेड, हर एक इंडस्ट्री, हर एक धंधे में सरकार ऐसा नहीं बोल सकती। अब इस राइट में क्या चीज नहीं है इसके ऊपर, वो हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जानते हैं। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशन और बिजनेस और ट्रेड और ऑक्यूपेशन जो कि इमोरल हो। अब शाइनी, आप बच्चे और औरतें नहीं बेच सकते बांग्लादेश में, बंगाल से, है ना। घूमते तो नहीं हो शाम को तुम छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करने के लिए और बेच दिया उनको बांग्लादेश में, या कोई भी ऐसी चीजें करना जो कि डेंजरस हो, हार्मफुल ड्रग्स या एक्सप्लोजिव। पूरा बंगाल उड़ाकर जाऊंगी बंगाल की खाड़ी में, पानी के अंदर बम लगा देना मैंने, ठीक है। स्टेट जो है, स्टेट कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट दीज और रेगुलेट देम फ्रॉम लाइसेंसिंग, इसके लिए आपको ऑब्वियसली बात है कि पेनल्टी वगैरह, जेल टर्म्स वगैरह सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके लिए। लेकिन राइट टू प्रोफेस प्रोस्टिट्यूशन, क्या ये राइट है? वो चीज़ है। लेकिन बस यही चीज़ है, एक चीज़ याद रखना कि बस स्टेट ना ये कर सकता है कि जैसे हमने ऊपर देखा ना, राइट टू रेसिडेंस और मूवमेंट के टर्म्स में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनको बैन करा जा सकता है किसी किसी प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह को एक पर्टिकुलर जगह पे जाने से, अरे कहीं पर भी, अगेन इन टर्म्स ऑफ मतलब पब्लिक मोरालिटी या हेल्थ कंसर्न, जैसा कि हमने ऊपर बात करी थी। ओके, ये छोटे उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है छोटे एग्जाम्स में, ये वाला जैसे हमने ये वाली बात करी थी ना, हाँ, कि वो कौन सा हाई कोर्ट था जिसने एड्स अफेक्टेड पर्सन की मूवमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन जो थी लगी हुई थी इसको वैलिडेट करार दिया था, कि ये जाकर कहीं पर फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूशन कैरी आउट करते हैं और लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि टू कैरी ऑन कॉन्डम्स वगैरह, तो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को इनवाइट करें ताकि वो तो एड्स वगैरह फैले ना, तो जो एड्स अफेक्टेड पर्सन है इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। इस चीज़ को किसने बरकरार दिया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि पब्लिक हेल्थ के टर्म्स में ये चीज़ करी जा सकती है, बॉम्बे हाईकोर्ट। ये छोटे एग्जाम्स में आ सकता है स्टेट पीएससी वगैरह में कि कौन से हाईकोर्ट ने ऐसा ये चीज़ करा था, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं गलती से आई थिंक मैं ये बोल गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार दिया था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी, नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको बरकरार रखा था इस पब्लिक हेल्थ ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ वाली बात को, ठीक है। एंड उन्होंने वैलिडेट करार दिया था मूवमेंट ऑफ पर्सन्स अफेक्टेड बाय एड्स। समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? जल्दी बताओ। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आर्टिकल 19 भी हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। थैंक यू।